आप सभी जुड़ जाइए। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 9th वाले अपने बच्चों के लिए। हमारे क्लास 9th वाले बच्चों का डिमांड था कि सर 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए और 9th की केमिस्ट्री को पढ़ाया जाए, तो मैं आज 9th की केमिस्ट्री लेकर आया हुआ हूं। क्लास 9th की पहला चैप्टर है हमारे आसपास पदार्थ। हमारे आसपास पदार्थ पहला हमारा चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से हम सीखेंगे इस चैप्टर को कि हमारे आसपास पदार्थ क्या हैं, हम किसे पदार्थ कहते हैं। तो क्लास 9th वाले बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, आपके लिए सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हमारे आसपास पदार्थ। क्लियर बच्चों? तो चलिए, हमारे आसपास पदार्थ क्या होते हैं। जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये पानी का बॉटल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पेन हो गया, बोर्ड पेन हो गया, ये हो गया, या फिर हमारे पास क्या होता है मोबाइल फोन, या फिर कह दो रिमोट, ये सब चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। क्या है बच्चों? पदार्थ हैं। टेबल, मेज, कुर्सी सब क्या हैं? पदार्थ हैं। गाड़ी आप कह दीजिए, कार ले लीजिए, सर बॉटल ले लीजिए, सर गुब्बारे ले लीजिए, सबके सब क्या है बच्चों? पदार्थ हैं। सबके सब क्या हैं? पदार्थ हैं। तो सर चलिए ठीक है, ये सभी पदार्थ तो हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? क्या ऐसे इनके गुण होने चाहिए जिससे मैं जानूंगा कि ये पदार्थ है? बिल्कुल सही क्वेश्चन, कि कैसे हम जानेंगे कि ये पदार्थ है। ठीक है, तो कैसे जानते हैं? आइए चलते हैं टॉपिक को आगे लेकर। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही कि पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हूं, क्या करती हूं? स्थान घेरती हूं, और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों और जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, मतलब वजन हो, और जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो, मतलब आसमान में फेंको और नीचे आ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पदार्थ। उसी को क्या कहेंगे? पदार्थ। देखिए हमारा लिखा हुआ है पदार्थ हम किसे कह रहे हैं। तो जनरली देख लीजिए कि वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं? स्थान घेरती हो और जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। यही बात बोला। सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो, मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। क्लियर? जितने भी पदार्थ हैं बेटा, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, तो सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होती हैं? बनी होती हैं। और उन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु, अणु या फिर आयन कहते हैं। जैसे ये देखिए, हम लोगों ने क्या ले रखा है सर? ये हमने क्या ले रखा है? ये हमने सर लिया है क्या? टेबल है। ये क्या है? हमारी कुर्सी। और ये पेन, कितना सुंदर सा पेन है मेरे 9th वाले बच्चों के लिए। तो 9th वाले बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, और वही क्या कहलाती हैं? पदार्थ। और जितने भी पदार्थ होते हैं बच्चों, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। क्लियर है? वे छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पदार्थ में जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं। तो पहला टॉपिक तो यही कहता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर और अगर हम बात करें तो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो लगातार क्या करते रहते हैं बच्चों? गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गति। मतलब निरंतर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे हमारा पदार्थ सब्सटेंस बना है ना, वो लगातार गति करते रहते हैं। बड़े शरारती होते हैं ना छोटे वाले बच्चे। जैसे छोटे वाले बच्चे आप लोग हो, 9th वाले, शरारती होते हो, लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे पदार्थ जिनसे मिलकर बना है ना, वो भी कण बहुत शरारती होते हैं। छोटे छोटे कण निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। पदार्थ के इन कणों के मध्य
आकर्षण बल कार्य करता है। जितने भी पदार्थ होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे आप लोग होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे शरारत करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखते हैं, तो सेम उसी तरीके से पदार्थ के कणों के मध्य भी क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वो आकर्षण बल उन्हें आपस में क्या करता है? बांधे रखता है। और इस आकर्षण बल के कारण ही इनके बीच गैप ज्यादा नहीं होता। ये कण क्या होते हैं? ये भैया पदार्थ के जो कण होते हैं भैया, इनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान कम पाया जाता है। मतलब रिक्त स्थान भी पाया जाता है, इनके मध्य रिक्त स्थान होता है भाई। जैसे कि ठोस होगा उसके मध्य रिक्त स्थान कम, द्रव होगा उसके मध्य रिक्त स्थान ज्यादा, और अगर क्या हो गया गैस है तो उससे और भी ज्यादा। एक बात और ध्यान रखना, पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, इस गति के कारण ही इनमें एक बात और है, इनके कणों में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इनके कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। किनमें भैया? इनके कणों में क्या पाई जाती है? एक बात और याद रखना, इनके कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इनके कणों में क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट अगर हम लेके चलें तो एक पॉइंट और कह सकते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा ना बेटा, इनकी गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये भी याद रखिएगा। इनकी गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं और पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान भी पाया जाता है। क्लियर है? ये तो थे भाई पदार्थ। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ मैटर लिख लो। मैटर मतलब पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार की हम बात करते हैं। पदार्थ जनरली कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः तो 5 प्रकार बोले गए, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सबसे पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा हमारे पास क्या होता है सर? द्रव। तीसरा हमारे पास क्या होता है सर? गैस। ठीक है। चौथा अगर हमारे पास सर और बता दीजिए, प्लाज्मा। ठीक। और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके। ये 5 प्रकार हैं पदार्थ के। कितने प्रकार हैं भाई? 5 पदार्थ हैं, 5 प्रकार हैं सर। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। माफ कीजिएगा बच्चों, ये प्रकार नहीं, हम अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसे माफ कीजिएगा। ये प्रकार अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो प्रकार ही है, लेकिन 9th वाले बच्चों के लिए हम बात करेंगे यहां अवस्था। थोड़ा सा इस मीनिंग को भी हम बदल लेते हैं, यहां स्टेट ऑफ मैटर कर लेते हैं। यहां कर लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। नहीं तो भाई बोलने लगोगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो गलत हो गया। नहीं, गलत तो नहीं हुआ भाई। भौतिक अवस्था के आधार पे 5 प्रकार, या कह दो कि इनकी भौतिक अवस्था के आधार पे ये 5 प्रकार, रासायनिक अवस्था के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। वो आगे हम बात करेंगे। तो भाई पदार्थ की कितनी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है? आ जाइए एक एक करके क्लियर। सबसे पहला ठोस क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठोस न ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन, आकार
सब कुछ क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निश्चित होता है। तो हम देखो यहां से अगर हम बात करें ठोस क्या है, तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार क्या हो? निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। कंफर्म? कंफर्म? क्लियर हुआ? ठोस क्या है? जिनका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। जैसे गुणधर्म में देखो इनका आयतन और आकार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निश्चित होता है। और दूसरी बात करें, ये कठोर और दृढ़ होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर और दृढ़, मतलब बड़ी कठोर होते हैं, हार्ड टाइप के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? असंपीड्य होते हैं। अच्छा, बात यहां आया सर, असंपीड्य का मतलब क्या होता है? ये पदार्थों का एक गुण होता है बच्चों। अगर किसी भी पदार्थ को बाह्य दाब दिया जाए और उसका आयतन और आकार बदल जाए तो उसके उस गुण को हम बोलते हैं संपीड्यता। मतलब वो संपीड्य, हम कहेंगे कि भैया ये संपीड्य। जैसे गुब्बारे को हम लोग दबाएं तो उसका आयतन और आकार बदल जाता है, वो कौन सा नेचर है? संपीड्य नेचर है, मतलब कॉम्प्रेसिबल नेचर है। इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्रेसिबल नेचर है। और जिस पदार्थ को बाह्य दाब देने पर उसके आकार और आयतन में परिवर्तन न हो उसे हम क्या बोलते हैं? असंपीड्य। तो ठोस जैसे ये है, इसे हमने बाह्य दाब दिया, परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो सर ये क्या है? असंपीड्य है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इनका गलनांक और क्वथनांक मेरे प्यारे बच्चों, गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और अगर मैं बात करूं, इनका घनत्व भी उच्च होता है। ये भी आप बात कर सकते हो, इनका घनत्व भी क्या होता है? उच्च होता है। और भी अगर हम बात कर लें तो भैया इनमें प्रवाह दर नहीं पाया जाता। इनमें प्रवाह दर क्या होता है? नगण्य होता है। प्रवाह दर क्या होता है? नगण्य होता है। ये भी बात आप पढ़ सकते हो। इनमें प्रवाह दर क्या होता है? नगण्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इनका घनत्व तो उच्च होता है, इनमें प्रवाह दर क्या होता है? नगण्य होता है। इनमें विसरण दर भी नगण्य होता है। इनमें विसरण दर भी क्या होता है? नगण्य होता है। ये भी एक नेचर है इनका। इनमें प्रवाह दर और विसरण दर नहीं पाया। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कुर्सी, मेज, कार, पेन आदि। जितने भी चीजें हैं, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पेन हो गए, कार हो गई, ठीक है बेटा, हमारे यहां घरों में लगा फैन हो गया और आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सब क्या हैं? ठोस हैं। क्या हैं? ठोस हैं। समझ में आया? तो ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? निश्चित। आगे चलें। द्रव, ये आ गया द्रव। क्या आ गया भाई? द्रव। द्रव क्या है? द्रव क्या है अगर हम बात करें तो द्रव क्या है? ऐसा पदार्थ जिसका सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार धारण कर लेता है। बाल्टी में रखे बाल्टी का आकार, बॉटल में रखे बॉटल का आकार, अगर उसे थाली में लिए तो थाली का आकार ले ले। तो जितने भी द्रव होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनका सिर्फ क्या निश्चित होता है? आयतन, और आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता है। क्लियर है? आकार निश्चित नहीं होता है। तो आप क्या कह सकते हो? ऐसे पदार्थ जिनका सिर्फ आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित न हो, द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका सिर्फ आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित न हो, क्या कहलाते हैं बेटा? द्रव कहलाते हैं। गुणधर्म की बात करें, इनका सिर्फ क्या होता है? इनका सिर्फ आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। ये क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं? ये यहां पे लिख सकता हूं, ये तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं। ये क्या होते हैं? तरल होते हैं। ये भी बात याद रहेगा। इनमें क्या होता है? प्रवाह का गुण पाया जाता है। इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? प्रवाह का गुण पाया जाता है। और ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों?
ये तरल होते हैं, ये जो मैंने लिखा, और ये संपीड्य भी होते हैं। ठोस के कंपैरिजन में संपीड्य होते हैं। द्रव किसी बर्तन में भरा रहे, उसे दबाओगे, जैसे कि ये तो बॉटल तो कठोर है, लेकिन अगर एक पॉलीथीन में द्रव को भर दें और उसे हम कंप्रेस करें तो ये क्या होता है, दबता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, दबता है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ये संपीड्य है। मैं क्या बोलूंगा, ये संपीड्य है। तो ये संपीड्य तो होते हैं, लेकिन अत्यधिक संपीड्य नहीं होते हैं, अत्यधिक संपीड्य नहीं होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनका गलनांक और क्वथनांक और घनत्व ठोस से क्या होता है, कम। मतलब इनका गलनांक, क्वथनांक और डेंसिटी जो घनत्व है, ये ठोस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। और एक बात मैंने बोला, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। और इनके कणों के मध्य, एक टॉपिक अगर मैं बात करूं, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है, अधिक होता है ठोस के कंपैरिजन में। ठीक है, ठोस के कंपैरिजन में क्या होता है, अधिक होता है। तो द्रव क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका सिर्फ आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित न हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव। क्या कहते हैं, द्रव। इनका सिर्फ आयतन निश्चित होता है, इनमें प्रवाह का गुण पाया जाता है, ये क्या होते हैं, तरल। इनमें एक बात और भी कह सकते हो, इनमें विसरण दर भी पाया जाता है। इनमें क्या होता है भाई, इनमें विसरण गुण भी पाया जाता है, विसरण गुण भी पाया जाता है। ओके, इनमें विसरण गुण भी पाया जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। द्रव क्लियर, चलिए गैस पे चलते हैं। गैस क्या है, तो गैस की अगर हम बात करें तो ये ऐसा पदार्थ है जिसका न तो आयतन निश्चित और ना ही आकार निश्चित होता है। मतलब इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। मतलब आप क्या लिख सकते हो, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, 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 उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। तो भैया क्या है, गैस ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। क्या कहलाता है, इनके अगर हम गुणधर्म की बात करें, इनके अगर गुणधर्म की बात करें, सबसे पहला चीज इनके गुणधर्म की बात करें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि इनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, दोनों ही निश्चित नहीं होते। ओके, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, इनमें विसरण एवं प्रवाह दर अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक होता है। मतलब बहुत ज्यादा, इनमें विसरण दर और प्रवाह दर बहुत ज्यादा होता है। ये अत्यधिक संपीड्य भी होते हैं। क्या कह सकते हो, ये अत्यधिक संपीड्य होते हैं, अत्यधिक संपीड्य होते हैं। क्लियर है, ये अत्यधिक संपीड्य होते हैं। इन्हें जितना ज्यादा
प्रेशराइज करोगे उतना ही ज्यादा इनका क्या होगा, आयतन और आकार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इनका घनत्व अगर मैं बात करूं, इनका घनत्व, गलनांक, क्वथनांक बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है। क्लियर है, बहुत कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ये अत्यधिक संपीड्य होते हैं, इनमें विसरण और प्रवाह दर अधिक होता है। इनका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित नहीं होते हैं। इनका घनत्व का गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। इनके कणों के मध्य, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होता है। मतलब एक प्रकार से कहो कि नगण्य होता है, एक प्रकार से कह सकते हो नगण्य होता है। ये गैसों का आपका क्या हो गया, गैस हो गए, ऐसा पदार्थ जिसका मेरे प्यारे बच्चों आयतन और आकार क्या हो, निश्चित नहीं होता है। इनका और क्या हो, इनमें विसरण एवं प्रवाह दर क्या होता है, अत्यधिक। ये क्या होते हैं, अत्यधिक संपीड्य होते हैं। इनका घनत्व, गलनांक, क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। और इनके कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, गैस की अवस्था। क्या है, गैस की अवस्था। नेक्स्ट टॉपिक हम अगर चले तो हमारे पास क्या आ गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की एक और अवस्था, यह पदार्थ की क्या है, चौथी अवस्था है। पदार्थ की क्या है भाई, चौथी अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन या आयन गर्म वातावरण में स्वतंत्र रूप में घूमते रहते हैं। स्वतंत्र रूप में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हॉट इन्वायरमेंट में, ये देखिए हॉट इन्वायरमेंट हमारा बना है जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और आयन क्या होते हैं, वातावरण में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। गैसों को उच्च ताप पर आयनित करने पर प्राप्त पदार्थ की अवस्था। एक प्रकार से और बोल सकते हो, अब बोल सकते हो, उच्च ताप पर आयनित गैस की अवस्था ही प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है। ये टॉपिक भी आपका हो गया, प्लाज्मा कहलाता है। उच्च ताप पर आयनित गैस की अवस्था ही क्या कहलाता है, प्लाज्मा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे आसमान में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, उसका मुख्य वजह ये प्लाज्मा ही है। जो आयनित गैसें होती हैं ये क्या हो जाती हैं, जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है गैसों पर, जो हमारे वातावरण में ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर जो वातावरण है वहां पर जो मतलब कह सकते क्षोभ मंडल के ऊपर जो गैसीय परत है, सूर्य के प्रकाश के कारण वे क्या हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। और आयनित होने के कारण ही वो स्वतंत्र रूप से गति करती है और उन्हीं की वजह से जो तारे हैं ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा की गतिशीलता गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। ये बात याद रखना कि तारे प्लाज्मा के कारण ही टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी बात ये कि प्लाज्मा की गतिशीलता भाई गैसों से भी अधिक होती है। प्लाज्मा की गतिशीलता गैसों से अधिक होती है।
ओके। प्लाज्मा की गतिशीलता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? गैसों से भी अधिक होती है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब आ जाइए हम पांचवी अवस्था की तरफ चलते हैं। पांचवी अवस्था की तरफ चलते हैं। गैस की पांचवी अवस्था की तरफ चलते हैं। ओके, क्या आ गया भैया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारा टॉपिक। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? सही है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यह भी पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की क्या है? एक अवस्था। पदार्थ की क्या है भैया? ये पांचवी अवस्था है। पदार्थ की क्या है? पांचवी अवस्था है, जिसमें ठंडे वातावरण में क्या होता है भैया? ठंडे वातावरण, ठंडे वातावरण में आयन एवं इलेक्ट्रॉन, आयन एवं इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र रूप में घूमते रहते हैं। में घूमते रहते हैं। ओके, ये बात कर सकते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसमें ठंडे वातावरण में आयन एवं इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। अथवा करके एक और डिफिनेशन लिख सकते हो कि बोसान की तनु गैसों को, बोसान की तनु गैसों को परम शून्य ताप तक, परम शून्य ताप तक ठंडा करने पर, परम शून्य ताप तक ठंडा करने पर प्राप्त, परम शून्य ताप तक, बच्चों मेरे पे ध्यान दीजिएगा कि बोसान की तनु गैसों को परम शून्य ताप तक ठंडा करने पर प्राप्त पदार्थ ही क्या कहलाता है? प्राप्त पदार्थ ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। बोस आइंस्टीन मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? कंडेंसेट कहलाता है। कंडेंसेट कहलाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जिसमें ये पदार्थ की क्या है? पांचवी अवस्था है बेटा, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और आयन जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से एनवायरनमेंट में टहलते रहते हैं। और या दूसरी भाषा में बोलो कि बोसान की तनु गैसों को, जो बोसान की तनु गैसें होती हैं, बोसान की तनु गैसों को अगर परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाए तो जो पदार्थ मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है? उसी को हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम लोग देखिए कितनी रातों को जग कर मैटर तैयार करते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। तो हम पदार्थ की पांचों अवस्थाओं को क्लियर कर लिए हैं। थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन देख लें, ठोस, द्रव और गैस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलिए आ जाइए। अगला टॉपिक हमारा
चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, क्या वजह होता है और कौन कौन से कारक होते हैं जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम पदार्थ की अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, या तो ताप में परिवर्तन करके या तो दाब में परिवर्तन करके। दो तरीके से, या तो ताप में परिवर्तन कर दे या तो दाब में परिवर्तन कर दे। दोनों स्थितियों से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। पहला जो हम लोगों ने फैक्टर लेकर आए हैं, सबसे पहला जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा क्या है? मेल्टिंग। क्या है? मेल्टिंग। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गलन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गलन। क्या कहते हैं भाई? गलन। तो गलन क्या है? गलन एक प्रक्रम है बेटा। गलन एक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि एक निश्चित दाब पर किसी ठोस को जब हम उष्मा देते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को उष्मा देने पर या ताप देने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? गलन। ये देखिए गलन क्या है कि जिस निश्चित दाब पर ताप अथवा उष्मा प्रभाव के द्वारा किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना ही गलन कहलाता है। बात समझ में आया? निश्चित दाब पर मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित दाब पर ताप अथवा उष्मा प्रभाव के द्वारा किसी ठोस का द्रव में क्या होना भैया? द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। क्लियर है? द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? गलन। निश्चित दाब पर दाब फिक्स कर दीजिए और टेम्परेचर को बढ़ाइए, और अगर कोई ठोस द्रव में बदल रहा है तो उसकी उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? गलन। उसी को क्या बोलेंगे? गलन। अब आता है गलनांक। गलन से ही एक टॉपिक आता है गलनांक, जिसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के नाम से जानते हैं। तो गलनांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। गलनांक वह न्यूनतम निश्चित ताप है, वह न्यूनतम निश्चित ताप है जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। मतलब कह सकते हैं वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे देखिए, ये देखिए हम बर्फ लिए हैं, बर्फ के टुकड़े को अगर हम लोग क्या काम करें, उसके बर्फ का टेम्परेचर क्या? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर अगर लाएंगे तो बर्फ हमारा क्या कर देगा भाई? पिघलना शुरू कर देगा ना। बर्फ हमारा क्या कर देगा? पिघलना शुरू कर देगा। ये देखिए बर्फ हमारा है, ये क्या कर रहा है भाई? पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा है? पिघल रहा है। तो जिस निश्चित ताप पर क्या हो जाए, कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगे, वह निश्चित ताप ही क्या कहलाता है? गलनांक। और गलन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में, मतलब ताप या उष्मा प्रभाव के कारण द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? उसी को हम क्या कहते हैं? गलन। क्या कहते हैं? गलन। तो क्लियर हुआ, हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। एक ताप के प्रभाव के द्वारा, दूसरा दाब के प्रभाव के द्वारा। ताप प्रभाव के द्वारा हम जब किसी ठोस को ताप देते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है, और यह प्रक्रिया गलन कहलाता है। और अगर किसी निश्चित ताप पर यह प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? गलनांक। उसे हम क्या बोलेंगे? गलनांक। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है बॉइलिंग। हम बॉइलिंग किसे कहते हैं? सेम वही प्रोसेस है। बॉइलिंग क्या किसे हम कहेंगे भाई? निश्चित दाब पर किसी द्रव को उष्मा अथवा ताप देने पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही
होने की प्रक्रिया ही क्वथन कहलाता है। प्रक्रिया ही क्वथन कहलाता है। क्लियर है? तो कथन क्या है? निश्चित दाब पर किसी द्रव को उष्मा अथवा ताप देने पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। मतलब क्वथन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित दाब पर किसी द्रव को उष्मा देने पर वह किस में परिवर्तित होने लगता है? वाष्प में। या फिर वाष्प में परिवर्तित न होकर भैया ताप देने पर उबलना भी कह सकते हो, वाष्प में परिवर्तित होना या बॉइल करना ही क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है, क्वथन कहलाता है। जैसे ये देखिए हीट हम दे रहे हैं, इसमें देखिए भाई हम हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद ये देखिए पदार्थ को हीट देने के बाद इसमें वाष्प बनने लगा है। ये देखिए ये वाष्प बन रहा है, ये वाष्प बन रहा है, ये वाष्प बन रहा है। ये देखिए ये वाष्प बन रहा है आपका। ये देखिए वाष्प बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? उबलने लगा है। यहां पर आप देखिए बॉइलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो ये बॉइलिंग है। बॉइलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी लिक्विड को आप टेम्परेचर देते हैं या हीट करते हैं तो वह वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। वही आपका क्या कहलाता है? प्रोसेस बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वह न्यूनतम निश्चित दाब, वह न्यूनतम निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्वथनांक कहलाता है। नोट कर लीजिए। वह न्यूनतम निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? क्वथनांक कहलाता है। क्लियर? तो आज के टॉपिक में ही बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे संघनन, ऊर्ध्वापातन, ठीक है, संघनन, ऊर्ध्वापातन, हिमांक और फिर वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठोस द्रव गैस में विभिन्नता, ये सब टॉपिक के साथ मिलेंगे। मतलब पहला पार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर का क्लियर हुआ। मैक्सिमम टॉपिक क्लियर आपके हो चुके हैं। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे, फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और